Good evening. In the last lecture, we had discussed order 1 to order 6 and the important rules which an advocate or an aspirant of judge should know. Today we are going to discuss order 7. Order 1 was talking about the parties. Practice at civil court is slightly different, strategic and a planned practice. So the advocate who is interested in joining the civil practice or is in civil practice has to be very careful about the procedure adopted by the civil court, because advocate has to do so much of hard work for seeking relief in a suit. So now we are revisiting order 1 was talking about the parties. The parties, we had discussed that parties may be altered or struck. Or add. So number of parties, name of the parties can be altered, and for that rule 10 is prescribed in CPC, and alteration is possible only on certain conditions. Basic was that it has to be proved that the party who wants to join or who want to be struck, who want to join particularly, has to prove that it is a necessary party. Secondly, his presence is necessary for determining the issues in question. Okay. Order 2 was relating to the frame of the suit. सूट का फ्रेम कैसा होना चाहिए? सूट, जब हमने पार्टी डिसाइड कर ली उसके बाद हम सूट पर आएंगे, और फ्रेम ऑफ द सूट कैसा होगा उसमें हमने इंपॉर्टेंट रूल आपको बताया था 2 and 3 means claims or reliefs. In the suit, all reliefs and all claims should be written in that suit, and cause of action अगर डिस्टिंक्ट भी है और हमारे पास हमारे क्लेम जो हैं, हमारे रिलीफ जो हैं वो रिलेटेड हैं और उस पर्टिकुलर प्लेंट और प्लीडिंग से कनेक्टेड हैं जो हम कर रहे हैं, वो हमें सारे के सारे क्लेम करने पड़ेंगे और सारे के सारे हमें रिलीफ बताने पड़ेंगे स्पेसिफिकली, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू टेक इट अगेन. उसमें ही हमने बताया था कि अगर हमें कुछ ऐड करने हैं या हमें रिलीफ ऐड करने हैं तो व्हाट इज द प्रोसीजर एंड व्हाट वी हैव टू टेक केयर ऑफ, राइट. Order 3 was relating to pleaders and authorized agents, representatives and pleaders. उसमें ये बताया गया था कि अगर पार्टी खुद से नहीं आ सकती है, कोई भी रीजन है, तो अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कैन अपीयर, बट व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव टू अपीयर? ही हैज टू फाइल द अटॉर्नी, he has to file the complete authorization from the party concerned, and
what is the role of the pleaders, right? Order 4 was relating to institution of suit. अब हमने पार्टीज भी डिसाइड कर ली, सूट भी हमने बढ़िया से तैयार कर लिया क्लेम्स और रिलीफ देखते हुए, और हमने ये भी देख लिया कि अगर पार्टी की जगह रिप्रेजेंटेटिव प्लीडर आ रहे हैं तो कैसे लाएंगे। तो उसके बाद हमें करना है इंस्टीट्यूशन। तो 4 रिलेट टू इंस्टीट्यूशन, और हमने बताया था कि द मोमेंट यू इंस्टीट्यूट द सूट, you file the plaint, your institution of suit is complete. You have begun the horns of the trial. Okay. ऑर्डर 5 में हमने बताया था कि एक बार हमने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया तो फिर नेक्स्ट स्टेज इज टू इश्यू द प्रोसेस फॉर द अदर पार्टी, एंड दिस वाज रिलेटिंग टू प्रोसेस। प्रोसेस अगर सर्व्ड हो जाता है देन डिफेंडेंट अपीयर होता है तो वो अपना डब्ल्यूएस फाइल करता है, अगर वो नहीं अपीयर होता है तो एक्स पार्टे प्रोसीड कर जाएगा। अगर प्रोसेस सर्व नहीं होता है किसी कारण से तो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर सब्स्टिट्यूटेड सर्विस एंड साइमल्टेनियस प्रोसेस ऑफ सर्विस, साइमल्टेनियस प्रोसेस एंड सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। ओके, अगर ये भी सब्स्टिट्यूटेड सर्विस साइमल्टेनियस प्रोसेस का मतलब है फिक्सेशन से कर दो, बीट ऑफ ड्रम से कर दो, या जो भी मोड ऐसा अवेलेबल है जिससे कि उसकी नॉलेज में आ जाए। और अगर पता चल रहा है कि वो वहाँ से जगह छोड़ चुका है और सब्स्टिट्यूट सर्विस से काम नहीं चल रहा है, साइमल्टेनियस प्रोसेस से काम नहीं चल रहा है, तो हमें सब्स्टिट्यूट सर्विस बाय वे ऑफ पब्लिकेशन करना होगा। पब्लिकेशन में मैंने बताया था कि वाइड सर्कुलेशन होना चाहिए उस न्यूज़पेपर का जिसमें हमें करना है। दूसरी बात, इट शुड बी इन द एरिया वेयर ही वाज लास्ट नोन टू बी रिजाइडेड। ओके, तो ये 2 फैक्ट्स हमें ध्यान रखने हैं बिफोर सर्विस। अब हम ऑर्डर 6 हमने किया था, ऑर्डर 6 में था प्लीडिंग्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर, इंपॉर्टेंट सारे हैं फॉर द प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एक एक चीज की गलती पूरे के पूरे सूट को डिसमिस करा देगी और रिलीफ नहीं मिल पाएगा फॉर टेक्निकल रीजंस। प्लीडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, और मैंने ये बताया था आपको कि प्लीडिंग्स में सबसे बड़ी बात है कि अगर प्लीडिंग में कुछ छूट जाता है तो अल्टरेशन ऑफ प्लीडिंग यानी अमेंडमेंट, बहुत आसान नहीं है। ये रूल 17 है अमेंडमेंट का, और इसमें ये था कि आप अगर आपका कुछ छूट गया है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो प्लेंट फाइल करते समय नहीं थी लेकिन बाद में समझ में आई या बाद में पता चला, या कोई भी ऐसा रीजन है, सफिशिएंट रीजन है, और कोर्ट ये देखेगा कि क्या वो पर्टिकुलर अमेंडमेंट जो आप बता रहे हैं वो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल द इश्यूज, ऑल द क्वेश्चंस इन द सूट आर रिक्वायर्ड। इन सच सिचुएशन हम अमेंडमेंट अलाउ कर सकते हैं। 617 में एट एनी स्टेज वर्ड यूज किया हुआ है। 2002 के बाद अमेंडमेंट होने के बाद इस एट एनी स्टेज को कर्टेल कर दिया गया है और कहा है कि आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल यू कैन नॉट मूव अमेंडमेंट एप्लीकेशन, क्योंकि अगर मान लीजिए एविडेंस रिकॉर्ड हो गया और उसके बाद अमेंडमेंट आएगा तो डी नोवो ट्रायल होगा, तो कभी भी एंड नहीं होगा इस पहिए का, बार बार पहिया वापस जाएगा, फिर दोबारा से पहिया चलाना पड़ेगा। तो क्लॉक कभी भी अपने कंप्लीट उस पर नहीं पहुंचेगी। तो ये 2002 में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है कि वर्ड एट दिस स्टेज, एट एनी स्टेज तो रहने दिया 617 में, लेकिन स्टेज को क्लैरिफाई कर दिया बाय वे ऑफ एडिंग द प्रोविजो कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल आप जो मर्जी कर लो। कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल कब होता है? इशूज के बाद, लेकिन उससे पहले आप कर सकते हो अमेंडमेंट, उसके बाद नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने 2 हिस्से कर दिए और ये क्लियरली बता दिया कि दिस इज द स्टेज अप टू विच यू कैन मूव अमेंडमेंट एप्लीकेशन।
अब हम आएंगे ऑर्डर 7 पर। ऑर्डर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पार्टी डिसाइड कर ली, हमने फ्रेम ऑफ द सूट भी बना लिया, हमने प्लीडिंग्स भी बढ़िया से कर ली। अब आई कोर्ट की बारी। प्लेंट फाइल हो गई। ऑर्डर 7 टॉक्स अबाउट द प्लेंट। जब प्लेंट फाइल हो जाएगी तो 3 चीजें पॉसिबल हैं। या तो प्लेंट एडमिट हो जाएगी और प्रोसेस इशू हो जाएगा। जो प्रैक्टिस करते हैं वो जनरली ये कहेंगे कि सर एडमिट ही होती है। जनरली जैसे हम सूट फाइल करते हैं प्रोसेस इशू हो जाता है, राइट। तो ये रूल 9 है एडमिटिंग ऑफ द प्लेंट, और एडमिटिंग ऑफ द प्लेंट के बाद आपका प्रोसेस इशू हो जाएगा एंड आपका ट्रायल कंटिन्यू हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन हो सकती है रिटर्न ऑफ प्लेंट। आपने बहुत बढ़िया से बनाई प्लेंट, लेकिन रिटर्न हो गई फॉर द रीजंस प्रोवाइडेड इन दी सीपीसी इटसेल्फ, कि आपकी प्लेंट में कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो उस कोर्ट में नहीं चल सकती थी। जुरिडिक्शन है, और भी कोई इश्यूज है, स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर कोर्ट में लगनी थी, वहाँ दूसरी जगह लगा दिया आपने। बहुत सारे इश्यूज हैं। कोर्ट विल सी वेदर दिस विल कंटिन्यू इन दिस कोर्ट और नॉट। तो वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, एंड इट इज रूल 10। रिटर्न ऑफ प्लेंट के बहुत सारे प्रोसीजर हैं, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। एक तो जब रिटर्न ऑफ प्लेंट होगी तो जिस कोर्ट में उसे जाना चाहिए था उस कोर्ट की हियरिंग भी वही कोर्ट फिक्स कर देगा। तो वो रिटर्न ऑफ प्लेंट करेगा along with the copies and will direct, the court will direct to go it to the court concerned, and date would also be fixed that on which date you have to appear, so that वो समय बच जाए। ठीक है। अभी एक नई जजमेंट आई है जिसके हिसाब से अभी रिसेंट जजमेंट है, अगर रिटर्न ऑफ प्लेंट होगी तो डी नोवो ट्रायल होगी। वैसे तो एट द वेरी फर्स्ट स्टेज प्लेंट रिटर्न हो जाती, और जब ट्रायल दूसरी कोर्ट में जाएगा तो डी नोवो ट्रायल ही हुआ, तभी से तो ट्रायल शुरू हो रहा है। ठीक है। बट ऐसी सिचुएशन कि रिटर्न बहुत लेट हुई, फॉर एग्जांपल फॉर्मा पॉपरिस का केस है। फॉर्मा पॉपरिस में पहले ये डिसाइड होता है कि प्लेंटिफ फॉर्मा पॉपरिस है कि नहीं है, उसके बाद प्लेंट को देखा जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं रीजन्स जिसकी वजह से कभी कभी प्लेंट रिटर्न में भी समय लग सकता है, या कुछ और प्रोसीडिंग भी पहले हुई है, राइट। तो रिटर्न ऑफ प्लेंट वैसे तो शुरू की स्टेज में ही है, पर जब भी रिटर्न होगी एंड कोर्ट कंसर्न में जाएगी डी नोवो ट्रायल ही होगा। ओके। तो रिटर्न ऑफ प्लेंट का प्रोसीजर भी प्रोवाइडेड है, और हमें ये ध्यान रखना है कि रिटर्न ऑफ प्लेंट में लिमिटेशन ना तो एक्सटेंड होता है ना ही वो डिसाइड होता है, राइट। अब तीसरा है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। ये है रूल 11। अब मैं आपको ऑर्डर 7 का एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन एक और इम्पोर्टेंट रूल बताती हूँ। Can anybody tell me what is this rule? This is very important rule. Very important. Important than these three, 9, 10, 11. नहीं पता. We will go back to
लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट में एक सेक्शन 5 होता है दैट डील्स विद कंडोनेशन ऑफ डिले। But condonation of delay is applicable only for application and appeal. Limitation Act deals with suits, application and appeal. Okay. But problem सारी क्या है? अगर सूट में लिमिटेशन एक्सपायर हो गई तो क्या करोगे? क्योंकि सेक्शन 5 इज नॉट अवेलेबल। Order 7 Rule 6 has provided the solution. It is relating to exemption of limitation for suit. This is very important rule. अगर सूट का टाइम निकल गया, आपके पास क्लाइंट आया, उसने कहा मेरा सूट डालो, मैं कर नहीं सका बिकॉज ऑफ दिस दैट रीजन, तो आप बोलोगे सॉरी, यहाँ तो कंडोनेशन ऑफ डिले भी नहीं लगेगा। कंडोनेशन ऑफ डिले इसलिए नहीं लगता है, सेक्शन 5 इसलिए एप्लीकेबल नहीं सूट के लिए क्योंकि सूट के पास ऑलरेडी काफ़ी लंबा टेन्योर होता है, लेकिन निकल गया, क्या करेंगे? ओके तो ये ऑर्डर रूल 6 प्रोवाइड्स द सॉल्यूशन। You can move, you can write in your plaint the ground for seeking exemption. ओके उसके बाद सो ऑर्डर 7 रूल 6 सेज कि ग्राउंड सेट आउट होना चाहिए इन द प्लेट कि जी मैं क्यों लिमिटेशन का एग्जाम्शन मांग रहा हूँ, मैं लिमिटेशन के अंदर क्यों नहीं कर पाया। अगर किसी सूट की लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया तो उसमें ग्राउंड बनाना पड़ेगा, ग्राउंड लिखना पड़ेगा, ग्राउंड हैज़ टू बी सेट आउट इन दी प्लेंट इटसेल्फ। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए ग्राउंड आपने सेट आउट नहीं किया तो क्या कोई रेमेडी नहीं है? उसका प्रोविजो कहता है इसी ऑर्डर रूल 7 का कि हम अगर गलती से सेट आउट भी नहीं कर पाए लिमिटेशन का तो कोर्ट परमिट कर सकता है अगर कोई ग्राउंड इनकंसिस्टेंट नहीं है विद द प्लीडिंग्स। अगर इनकंसिस्टेंट है तो कोर्ट नहीं अलाउ करेगा, अगर कंसिस्टेंट है तो अलाउ करेगा। ओके सो दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपको लिमिटेशन की एग्जेप्शन अलाउ करता है। नाउ वी कम बैक टू दिस सिचुएशन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है ना, ये बहुत ही एक तरह का फ्रस्ट्रेटिंग है। वकील साहब ने इतनी तैयारी की, सब कुछ तैयार हुआ, लिमिटेशन के अंदर भी आ गए, सब कुछ कर दिया, पार्टीज भी सही कर दिए, रिलीफ और क्लेम्स भी सही डाल दिए, हमने सूट भी बड़ा अच्छा बनाया है, सब कुछ कर लिया, लेकिन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी सर पर है। अब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट किन किन ग्राउंड पर हो सकता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर 7 रूल 11 CPC। कई बार ऐसा होता है कि हमने प्लेंट डाल दी, प्रोसेस इशू हो गया, प्रोसेस इशू होने के बाद डिफेंडेंट आया और उसने ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लगा दी। कोर्ट में रिजेक्ट इट on finding such grounds set out in order 7 rule 11, but sometimes the defendant comes and pointed it out.
अब देर आर ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट. नंबर 1, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हो. फिर तो सबसे पहले कॉज ऑफ एक्शन. एक्शन लेने के लिए जो कॉज था, कॉज ऑफ एक्शन, वही डिस्क्लोज नहीं कर रही आपकी प्लेंट. सारी कहानी लिख दी, कॉज ऑफ एक्शन लिखा ही नहीं, कॉज ऑफ एक्शन है ही नहीं. नो कॉज ऑफ एक्शन. इफ देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन, plaint needs to be rejected. Second ground, please. Suit is undervalued. ग्रेटर क्लास की प्रॉपर्टी है 500 स्क्वायर यार्ड्स, 3rd फ्लोर, और आपने उसे वैल्यू किया है 3 लाख रुपए के अंदर. उसका सर्कल रेट और सब चीज़ें क्लियरली शो करती हैं कि अंडर वैल्यूड है. अगर सूट अंडर वैल्यूड है, साथ में अगर वैल्यूएशन के लिए कोर्ट ने परमिट कर दिया, अंडर वैल्यूड है, कोर्ट विल से कि प्रॉपर वैल्यू करिए इसकी, और प्रॉपर वैल्यूएशन के हिसाब से आप इसे करके लाइए, और एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया, इस पर्टिकुलर टाइम में आपको लाना है. तो उस टाइम के अंदर अंदर भी उसने नहीं किया, नॉट करेक्टेड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, provided by the court for correcting the value. दोनों काम कर दिया, अंडर वैल्यूड भी था, जब कोर्ट ने कहा कि वैल्यू ठीक कर लो तो उस पीरियड में वो कर भी नहीं पाया, तो भी रिजेक्ट हो जाएगी. थर्ड थिंग, थर्ड ग्राउंड, अंडरस्टैंड. जब हमने अंडर वैल्यू कर रखा था सूट, तो कोर्ट फीस भी अंडरस्टैम्ड हो गई. उसके लिए भी सेम रूल है कि अगर कोर्ट ने अंडरस्टैम्ड है भी और करेक्शन की टाइम दे दी, तो करेक्शन नॉट डन विद इन period prescribed, period given by the court. Next ground, barred by any law. Barred by any law. एनवायरमेंट से रिलेटेड था सूट, और वो स्पेसिफिक कोर्ट में जाना था, या कोई भी पर्टिकुलर सूट है, स्मॉल कॉज कोर्ट का है, या किसी पर्टिकुलर लॉ के द्वारा बार्ड है, लेकिन आप नॉर्मल सिविल कोर्ट में ले आए, या जिस कोर्ट में लेकर गए वहाँ पर वो नहीं चलना था, बार्ड बाय स्पेसिफिक लॉ था, सो वो भी नहीं चलेगा, उसमें भी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी. Another ground, plaint has to be filed in duplicate, but it is not filed in duplicate. प्लेंट को डुप्लीकेट में ही फाइल करना है, किस लिए? क्योंकि दूसरी पार्टी को देना है, और एक प्लेंट की कॉपी कोर्ट के अंदर रहती है. तो जब हम दूसरी पार्टी को देंगे तो प्रोसेस के साथ देंगे,
लेकिन जब हम फाइल करेंगे तो उसे डुप्लीकेट में फाइल करेंगे, क्योंकि एक प्लेंट की कॉपी फाइल के अंदर रहती है, कोड के अंदर, ठीक है। तो वो डुप्लीकेट में फाइल अगर नहीं की है तो भी प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। एनी अदर ग्राउंड? राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 9 क्या कहता है? रूल 9 नॉट फॉलोड। और रूल 9 क्या कहता है? एडमिशन जब होगा प्लेंट का, एडमिट होगी प्लेंट, तो उसके कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हैं, और अगर वो रिक्वायरमेंट पूरे नहीं है, कोई भी कमी है, तो प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया। अब कभी कभी ये दिमाग में आता है कि प्लेंट को रिटर्न क्यों नहीं किया, पर नहीं, रिटर्न के लिए स्पेसिफिक ग्राउंड्स दिए हुए हैं रूल 10 में। किन किन ग्राउंड पे प्लेंट रिटर्न होगी? अगर ये कंप्लाई नहीं हुआ है या डुप्लीकेट में नहीं आया है, ये नहीं हुआ है, तो प्लेंट रिजेक्ट। अब मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर प्लेंट रिजेक्ट हो गई तो क्या प्लेंटिफ इज आउट ऑफ द कोर्ट फॉर एवर? व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल? इसी तरह का क्वेश्चन आता है पेपर में, जिसमें आपकी माइंड बॉगलिंग होती है। आप गए, आपको क्लाइंट ने फीस दी, आपने आराम से प्लेंट को बढ़िया से बनाया, सारे रूल्स ऑर्डर फॉलो करते हुए, वहाँ जाके रिजेक्ट हो गई। व्हाट टू डू? इज द प्लेंटिफ आउट ऑफ रिलीफ? बहुत ब्यूटीफुली ऑर्डर 7 में ही प्रोवाइडेड है दैट रिजेक्शन ऑफ प्लेंट does not preclude filing of fresh suit. This is another important rule, and this is rule 13. सो ऑर्डर 7 का एक एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंट को कैसे बनाना है, उसका क्या फॉर्मेट होगा। कमर्शियल कोर्ट एक्ट के अंदर तो इंटरेस्ट अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो उसका फॉर्मेट दे रखा है कि आपने क्या क्या चीज़ें बतानी जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर आपका मनी सूट है और आप इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हो तो आपने मनी सूट में स्पेसिफाइड अमाउंट बताना है। और अगर आपको अमाउंट नहीं पता चल रहा है किसी पर्टिकुलर रीजन से, डेप्ट जो है वो आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जो आप क्लेम कर रहे हैं उसका अमाउंट नहीं प्रॉपरली पता कर पा रहे हैं, मार्केट रेट, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो अगर हम एग्जैक्ट अमाउंट नहीं भी दे पाएंगे तो हमें एस्टिमेटेड अमाउंट भी देना। इसी तरह से इंटरेस्ट जो है उसका स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, स्पेसिफाइड डेट, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, कितने पीरियड से कैलकुलेट किया है, किस डेट से कैलकुलेट किया है, कब तक का किया, एवरीथिंग हैज टू बी क्लैरिफाइड। सो प्लेंट बनाते समय इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। हम जब आप लोगों को ड्राफ्टिंग सिखाएंगे तब हम प्लेंट में वो सारे ये जो पॉइंट हैं वो बताएंगे कि हाउ वी हैव टू प्रोसीड विद प्लेंट, कैसे बनानी है हमें, ताकि हमारी प्लेंट ना तो रिटर्न होने की नौबत आए, ना रिजेक्ट होने की नौबत आए, और अगर लिमिटेशन की प्रॉब्लम है तो हमें उसमें क्या क्या डालना है। सो ऑर्डर 7 के बेसिक प्रोविजंस यही हैं जो हमने आज स्पेसिफिकली पढ़े, ताकि हम ध्यान से देख सकें कि व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ ए प्रॉपर प्लेंट सो दैट इट कैन बी एडमिटेड। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।